अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक ईटिंग डिसऑर्डर के हवाले से है, यानी खाने पीने के दौरान जो मसाइल होते हैं, जो ऊंच नीच होती है, उसके हवाले से है। आज के टॉपिक का नाम है बुलिमिया नर्वोज़ा। ये एक हैबिट है, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर ये किसी सीरियस प्रॉब्लम की सूरत में सामने आ सकता है। इन शॉर्ट आपको ये बताती चलूँ कि पेशेंट जो इस मर्ज़ का शिकार होते हैं वो बहुत सी फूड एक ही सेशन में, या यूँ कह लीजिए कि एक ही सिटिंग में कंज्यूम कर जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही वक्त में बहुत सारा खाना खा लेते हैं और फिर इसको डाइजेस्ट करने के लिए इनको एक्सेसिव एक्सरसाइज करना पड़ती है, लेग्जेटिव्स लेने पड़ते हैं, या फिर कार्मिनेटिव टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं, या सिरप इस्तेमाल किए जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। एक और तरीका होता है जिसके ज़रिए ये इसे कंट्रोल करते हैं। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दूसरा तरीका जिससे वो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि बहुत सारा खाना एक ही वक्त में ना खाएं, वो है डाइटिंग। डाइटिंग की जाती है और उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, बल्कि जैसे जिसको समझ आती है डाइटिंग की जाती है और फास्टिंग की जाती है। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत से पेशेंट इसमें शाय फील करते हैं और ये चीज़ शेयर नहीं करते अपने फिजिशियन से। कहने का मकसद ये है कि इस सिलसिले में पेशेंट अपने फिजिशियन से कोई हेल्प नहीं लेता और फीलिंग ऑफ शाय की वजह से वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं। अब इसकी सिम्टम्स आपसे शेयर करती हूँ कि ऐसा पेशेंट जो बुलिमिया नर्वोज़ा का पेशेंट होता है, ऐसा पेशेंट जब आपके पास आता है तो सबसे पहली सिम्टम जो अगर वो आपको दे तो वो ये होती है कि नो कंट्रोल ओवर ईटिंग। उसकी ईटिंग हैबिट के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, खाता है तो खाता ही चला जाता है। सेकेंडली, सीक्रेटिव अबाउट ईटिंग होता है, यानी वो आपसे खुल के खाने पीने के मुतालिक बातचीत ही नहीं करता। वो ये बताता ही नहीं कि मैं दिन में कितनी बार खाता हूँ या किस तरीके से खाता हूँ। थर्ड जो प्रोमिनेंट सिम्टम होती है वो है विजिट बाथरूम्स आफ्टर ईटिंग, यानी खाने के फ़ौरन बाद उसे वॉशरूम जाना ही पड़ता है। इसके अलावा ओवर एक्सरसाइजिंग, यानी वो अपनी इन सारी हैबिट को मेंटेनेंस रखने के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ओवर एक्सरसाइज करते हैं। फिर एक और चीज़ है कि सेल्फ़ क्रिटिकल हो जाते हैं, ओवर बॉडी इमेज, यानी अपने बॉडी इमेज के हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता कि ये किस तरह का मेरा फिगर होता जा रहा है, और उसकी वजह यही होती है कि वो केयर नहीं करते खाने पीने के हवाले से। ऐसे पेशेंट के वेट को अगर आप नोट करें तो उसमें ड्रामेटिक फ्लक्चुएशंस आती हैं, यानी कभी बहुत ज़्यादा वेट गेन कर जाते हैं, कभी वेट लॉस हो जाता है। इसके अलावा मूडी होते हैं पेशेंट, बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग होती है उनकी, और अशेम्ड होते हैं, यानी शर्म फील करते हैं बहुत ज़्यादा। इस बारे में अगर आप उनसे बात करना चाहें तो वो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं करते। टायर्ड ऑल द टाइम होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास रहता है उनको। अब इसकी कॉजेज़ के हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कुछ जिसकी वजह से ऐसा होता है, यानी कि उनकी पेरेंटल हिस्ट्री में, या यूँ कह लीजिए कि फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ चली आ रही होती है। इसके अलावा रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिसमें सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस में भी ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो लो सेल्फ़ इस्टीम होती है, या इम्पल्सिवनेस होती है, बेचैनी इनकी फितरत में आपको मिलेगी, या एहसास कमतरी होगा बहुत ज़्यादा। इसके अलावा स्ट्रेस की फीलिंग भी मिलेंगी और मेंटल डिसऑर्डर्स भी होंगे, लाइक डिप्रेशन होगा पेशेंट में, यानी जहनी तनाव का शिकार होगा, परेशान सी उसकी फीलिंग होगी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और एडिक्शंस भी हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के हवाले से। तो बिंजिंग एंड पर्जिंग एपिसोड्स, यानी इनकी बिंजिंग एंड पर्जिंग एपिसोड्स होती हैं, खाते हैं और वॉशरूम जाते हैं, ये दो काम करते रहते हैं। इसके अलावा मूड एंड साइकोलॉजिकल एपिसोड्स होती है, यानी कि इनकी मूड्स में फ्लक्चुएशन आती है, अप एंड डाउन आता रहता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब होता क्या है कि हम इसके लिए ब्लड टेस्ट करते हैं या फिज़िकल एग्जामिनेशन की जाती है। बुलिमिया नर्वोज़ा का जो पेशेंट होता है, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसको एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है, क्योंकि अक्सर औक़ात
ये समझा जाता है कि ये परेशानी की वजह से होता है। इसके अलावा पेशेंट की साइकोथेरेपी की जाती है। पैटर्न्स अबाउट वेट एंड बॉडी इमेज, पैटर्न्स दिए जाते हैं इसको वेट एंड बॉडी इमेज के हवाले से, यानी इसकी बॉडी को देखते हुए वेट सजेस्ट किया जाता है और मूड एंड एंग्जाइटी को मैनेज किया जाता है। अब हम इसको देख लेते हैं होम्योपैथी के हवाले से। तो होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में पेशेंट की मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अहमियत रखती है, बिकॉज़ ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी होता है और फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। ज़रूर याद रखिए कि पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लीजिए, सिम्टम्स लीजिए और अंडरलाइंग पैथोलॉजी को जानने की कोशिश करें कि अंदर कौन सा मसला है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इसके अलावा पॉसिबल पॉजिटिव फैक्टर्स को देखें। ये चीज़ें जब आप नोट करेंगे तो फिर इससे ट्रीट करना ईजी हो जाएगा। इसमें कुछ चंद एक मेडिसिन का जिक्र करती हूँ, बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत ज़्यादा असर करती है। तो फेरमेट इज़ द मेडिसिन कि अगर बुलीमिया के बावजूद वेट गेन ना हो रहा हो तो फेरमेट आप देंगे। इसके अलावा एलोमिना जो मेडिसिन है, अगर खाने के बाद वॉमिट करे, यानी खाना तो खाए पेट भर के लेकिन उसके बाद वॉमिट कर दे, तो फिर एलोमिना देंगे। आयोडियम दी जाएगी, अगर जितना खाता है उतनी ही ज़्यादा उसकी खाने की ख्वाहिश होती जाती है, यानी खाता ही जाता है पेशेंट, तो ये क्रेव अगर बहुत ज़्यादा हो तो आयोडियम देंगे। इसी तरह लाइको हमारी मेडिसन है जो अगर एसिडिक थिंग्स की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो, जैसा कि सिरका, अचार वगैरह खाने की बहुत ज़्यादा उसको क्रेविंग हो, तो दी जा सकती हैं। इसके अलावा जिंकमेट और सिकेल भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।